गुड इवनिंग बच्चों। चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं पुनः वापस आया हूँ और अभी मैं L1 और L2 के कुछ क्वेश्चन जो हमने टेस्ट में दिए उनके बारे में बताऊंगा। उनके द्वारा ये बताने की कोशिश करूंगा कि और क्या आने की संभावना है। बाकी हमने बहुत अच्छा लिखा है, तुमने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, लेकिन मैं सबसे पहले L1 वालों के 5-7 क्वेश्चन करूंगा और उनको करवाऊंगा। उसके बेस पे जो हमने लिखा है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले L1 वालों को, लेकिन मैं L1 वालों को ये सजेशन देने की का प्रयास कर रहा हूँ कि वो L2 में भी बायोलॉजी जो है वो जो समझ सकते हैं, और जो फिजिक्स है जो समझ सकते हैं वो भी देखें। उससे उनको बहुत फायदा हो सकता है। अपर लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं L2 में, ज्यादा आए तो अपने सोचना ही नहीं, ज्यादा आए तो ज्यादा ऊपर का हो तो देखना ही नहीं, लेकिन बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो L1 वाले L2 के जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनेंगे, लगभग बराबर ही है, लेकिन प्रॉब्लम लेवल थोड़ी सी ऊंची होगी तो समझ में आ जाएगी, है ना। केमिस्ट्री मैं तुम लोगों को नहीं बोलूंगा कि ज्यादा देखो, है ना। केमिस्ट्री में कुछ बहुत ज्यादा अपर है तो वो देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें से भी जो सिंपल है वो देखे। तो मैं L1 वालों को सजेशन दूंगा कि वो भी देखे। जो आना है वो तो ठीक है, हमारी प्रयास पूरा है कि हम उसमें से कुछ ला पाए। तो जो हमने टेस्ट में मैंने जो तुम लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं मैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आजू बाजू भी कुछ बोल देता हूँ, राइट। तो स्टार्ट करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सुमेलित करिए। बहुत बहुत क्लियर कर रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन सुमेलित वाले आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पे सुमेलित करिए, ठीक है ना। ये फॉर्मिक एसिड, ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, तो ये फॉर्मिक एसिड जो है, ये फॉर्मिक एसिड याद रखना, वहां क्वेश्चन में आएगा मेथेनोइक एसिड। घबरा मत जाना। मेथेनोइक एसिड, चीटी, टाटिया, ठीक है ना, टाटिया, मधुमक्खी, अगर ये आ रहा हो तो जरूर ध्यान रखें। मेथेनोइक एसिड या मीथेनोइक एसिड, इंग्लिश हिंदी का फर्क होता है, इसलिए ये मीथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये आएगा। तो ये किससे मिलता है? ये चीरी लिख दिया है उसने, उन लोगों ने चीटी से मिलता है, चीटी से, मधुमक्खी से, और ये मिलेगा तो वो चीज हमारे को। सिट्रिक एसिड नींबू से, संतरे से, हमारे को सब आता है। कहां से मिलता है? टार्ट्रिक एसिड, मैंने याद कराया तुम्हारे को। टार्ट्रिक एसिड मतलब इमली से। टार्ट्रिक मुझे याद कर लेना, मैंने पहले ही बोला है। तो वो टार्ट्रिक एसिड इज इक्वल टू इमली से मिलेगा, और सिट्रिक एसिड किससे मिलेगा? नींबू से मिलेगा। तो ऐसा सारों का याद करना है तुम्हारे को। ये टार्ट्रिक हो गया, सिट्रिक हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। मैलिक एसिड किससे मिलेगा? सेब से, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड किससे मिलेगा? टमाटर से, ठीक है ना। ग्लूकोनिक एसिड किससे मिलेगा? तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड, सॉरी, वो गन्ने से मिलता है। तो ये चीजें हमारे को याद होनी चाहिए। 10th की बुक और 9th की बुक बिल्कुल परफेक्ट देखनी चाहिए। टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर या सिरका से मिलता है, ठीक है ना। इमली हो गया, ये हो गया। तो 5-7 ये जो है, लैक्टिक एसिड दही से, दही वाले को लैक्टिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड याद रहना चाहिए। ये पूरे के पूरे लगते हैं, और मेरे को लगता है ये सुमेलित वाला आएगा। मैंने सब सुमेलित कर दिया है, आपको आंसर पता होना चाहिए। अगला पॉइंट जो आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, मैंने दांतों के क्षय के ऊपर क्वेश्चन दिया है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच 5 से अधिक। अरे भाई, अपन ने बात करी, मुंह जब भी खाना खाओगे तो अम्लीयता आती है, सारे टॉयलिन और ये जो भी है तो मुंह अम्लीय हो जाता है। दांतों का क्षय अम्लीयता में ही होता है, इसीलिए रात को अपन ब्रश करके सोते हैं। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि मुंह का पीएच 5.5 से कम हो, मतलब अम्लीय हो जाता। क्योंकि हम जानते हैं 0 से 7 तक कौन है भाई? एसिड। और 7 से 14 के बीच में कौन है? बेस, अम्ल और क्षार है। वो चीज हमारे को याद है। तो 7 से कम, 5.5 से कम होगा। वो तो हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। ब्रश में क्या होता है? क्षारीय था, है ना। क्षार से
अम्ल मिल जाता है तो वो उदासीन हो जाता है, रात को फिर दांत कभी गड़बड़ होते नहीं, काले पड़ते नहीं। ये चीज हमारे को लगी। लेकिन इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट था वो मैं बता दूं, रक्त का पीएच आना ही है। वो बोलेगा रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। ठीक है ना, कितना होता है बेटू, 7.4। वहां पे दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्षारीय है या अम्लीय है या उदासीन है रक्त, तो रक्त कैसा है भाई, क्षारीय है। और मैंने तुम लोगों को लिस्ट पूरी बनवा रखी है, तो ये पीएच एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक पीएच, मूत्र का पीएच कितना होता है भाई, 6 होता है। कितना होता है, मूत्र का पीएच 6 होता है। एक और है अम्ल की वर्षा, अम्ल की वर्षा का पीएच कितना होता है, तो ध्यान रखना 5.6 से कम। कितना, 5.6 से कम होता है। तो ये अम्ल वर्षा या अम्ल की वर्षा जो होती है उसमें कितना होता है, तो 5.6, ये 6। कहीं नींबू का आ जाए, नींबू अपन ने वैसे ही पढ़ लिया अम्लीय है, तो अपना वो 2.2 के आजू बाजू होता है। तो ये कुछ जनरल आइडिया होना चाहिए कौन अम्लीय कौन क्षारीय है। वहां पीएच दे तो भी हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो उसको अपने को। इसके अलावा जो मैंने पीएच दिए हैं, मूत्र का पीएच 6, इसका पीएच 7.4, अम्ल की वर्षा का पीएच 5.6 से कम होगा तभी अम्लीय वर्षा मानी जाएगी। तो ये चीज हमारे को याद होनी चाहिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, अम्ल क्षार में हमारे को कहां से प्राप्त होता है, अम्ल किसको बोलते हैं, पीएच किसको बोलते हैं। पी का मतलब याद रखना पोटेंज, है ना, और पोटेंज मतलब होता है पावर, पोटेंज पावर शक्ति, ये जो बोलते हैं वो उस आधार पे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है सदिश राशि और अदिश राशि। जब उन्होंने गति दी, मैंने तुम्हारे को सदिश और अदिश राशि बताया। सदिश राशि परिमाण के साथ साथ में दिशा का भी ज्ञान देते हैं, उनको हमने क्या बोला, सदिश या वेक्टर क्वांटिटी बोला। अदिश मतलब हो गया स्केलर क्वांटिटी। और मैंने कहा कि जो केवल मात्रा बताते हो वो आपके अदिश होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, सदिश कौन, द्रव्यमान अदिश। द्रव्यमान कौन है भाई, अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्यों, केवल मास बताता है, केजी में है। ठीक है ना, लंबाई अदिश, कोई दिशा नहीं बताती, दूरी बताती है। ठीक है ना, समय केवल टाइम बताता है, वो कभी दिशा नहीं बताता है। केवल वेग जो है, वेग, संवेग, बल, ये सारे के सारे किसके अंदर, संवेग, वेग, त्वरण, ये सब किसके अंदर आते हैं, सदिश के अंदर। और अदिश के अंदर कौन आते हैं, ये द्रव्यमान, समय, लंबाई, गति, ठीक है ना, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब किसके अंदर आते हैं, अपने अदिश और सदिश। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो गति से रिलेटेड आएगा। बाकी मैंने बहुत कुछ लिखा है उसके, प्रथम, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। पहला नियम को क्या बोलते हैं, गति के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जड़त्व का नियम। फिर उसके, जो चीज गति करती है वो गति करती रहना चाहती है, जो रुकी है वो रुकी रहना चाहती है। तो वो अपन ने पहला, जब तक बाहर बाह्य बल कार्य न करे, तो ऐसा अपन ने पहला नियम पढ़ा। दूसरा नियम, जितना बल लगेगा उतना ही संवेग होगा। तो ये बल और संवेग एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो संवेग का नियम हो गया। तृतीय क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गए। उसके एग्जाम्पल जरूर याद करने, एग्जाम्पल से वो क्वेश्चन देंगे। ठीक है ना, तो ये गति के प्रथम नियम है। अब ये बल आ गया। बल के बारे में मैंने तुम लोगों से बहुत लंबी चौड़ी बात करी है। बल के अंदर जो आ रहा है, बल एक प्रकार का नहीं है। तुम्हारे को घर्षण बल पढ़ना है, घर्षण बल के लाभ पढ़ने, हानियां पढ़नी है, तो ये आप जरूर पढ़ें। और 3 प्रकार के बल है, ठीक है ना, वो और तीनों तरह के बलों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा ज्यादा लगता है, लॉटनिक या स्थैतिक या है सुवेलित और सर्पिल, सर्पित, है ना। तो वो सारे के सारे वो आपके 3 तरह के अपने बल थे। उन तीनों बलों के आधार पे सबसे बल है, प्रबल बल है स्थैतिक, सबसे कम कौन है, लॉटनिक। सब लिखा रखा है, तो उसको ध्यान रखें। फिर गुरुत्वाकर्षण बल, लिफ्ट में भार देखना है, भार और द्रव्यमान में अंतर देखना है, ठीक है ना, भार और द्रव्यमान को कैसे करें, ये सारे के सारे आते हैं। ये मैंने दूध से क्रीम निकालने वाला कौन सा बल है, मैंने पहले ही तुम्हारे को क्लियर कर दिया था। कुछ बच्चों ने फोन भी किया मुझे,
तो मैंने यही बोला कि बोलो अंदर की तरफ जो बल लगता है, ये कोई कण, ये ग्रह, ये सूर्य, ये परमाणु का नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काटते हैं, क्यों चक्कर काटते हैं? अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है। ये अभिकेंद्रीय बल है, ये आपका कौन सा बल है? बोलो अपकेंद्रीय बल है। ये दोनों संतुलित होते हैं तो सर्कस, मौत के कुएं में या सर्कस में जो मोटरसाइकिल चलती है वो क्यों चल पाती है? और अपन ने घोपड़ वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखा, वो पत्थर घूमता क्यों रहता है? क्योंकि अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल से संतुलित रहता है, इसलिए ऐसा होता है। वो चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। लेकिन हमने क्या कहा? दूध से क्रीम निकालना, छाछ से, है ना, छाछ से मक्खन निकालना, तो ये सारे के सारे, ये मक्खन निकालना और वॉशिंग मशीन में कपड़ों का धुलना, वॉशिंग मशीन में कपड़ों का धुलना, ये किससे संबंधित है? अपकेंद्रण बल से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपकेंद्रीय बल से संबंधित है। ये आपको देखना है, तो ये चीज हमारे को आनी चाहिए। ये हमारे जो क्वेश्चन है वो अब जो आ गया, दाढ़ी बनाना बहुत क्लियर बता देता हूँ। प्रकाश बहुत अच्छा करना है, प्रकाश के नियम पढ़ने हैं। प्राथमिक रंग कौन होता है? लाल, हरा, नीला, वो आप बिल्कुल ध्यान रखें। आपके प्रारंभिक रंग, द्वितीयक रंग किसको देखते हैं? देख क्यों पाते हैं? तो परावर्तन होता है प्रकाश का, तभी देख पाते हैं। परावर्तन पढ़िए, अपवर्तन पढ़िए। अपवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ध्यान देना है। मैंने जो लिखा है उसको अच्छी तरह से पढ़ने का है। फिर उसके बाद में प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? तो अपन ने कहा कि बैंगनी रंग का सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन पढ़ना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंद्रधनुष का जब भी क्वेश्चन आए और अपवर्तन और परावर्तन न लिख रखा हो, है ना, वर्ण विक्षेपण न लिख रखा हो, या अपवर्तन और परावर्तन दोनों एक साथ न दे रखे हो, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इंद्रधनुष के निर्माण में। तो ऐसे वो सारा का सारा प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैंने कहा क्या करता है, पूरा याद रखना। अवतल दर्पण बड़ा करता है। साइड ग्लास जो होते हैं गाड़ियों के, वो छोटा करते हैं, वो उत्तल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण बड़ा करता है, मतलब उत्तल अवतल दर्पण अगर ये कर रहा है तो वहां पे लेंस बिल्कुल सब उनके उल्टे करेंगे। मैंने याद रखने का तरीका पहले ही बता दिया है। उत्तल लेंस क्या करता है? बड़ा करता है। अवतल लेंस छोटा करता है। और मैंने क्या कहा? अपसारी, अपसारी और अभिसारी। अपसारी, अभिसारी, बड़ा करने को अभी और छोटा करने को अपसारी भी बोलते हैं। तो ये वर्ड जो मैंने लिखा है उनको तुम ध्यान में रखोगे तो वो सारा आएगा। देखो, दाढ़ी बनाने में काम में लेते हैं, बड़ा करना है दाढ़ी में, जो बाल बच जाए तो उसको आसानी से रेजर से साफ कर पाते हैं। तो इसके लिए किस दर्पण का उपयोग कर रहे हैं? अवतल दर्पण का। और यहाँ पे उत्तल दर्पण किसके लिए? छोटा कर देना, सब साइड ग्लास के रूप में। अवतल दर्पण सारे के नाक, कान, गले के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारा का सारा। और जो भी सौर कुकर आते हैं उनमें इसका यूज होता है। और हमने सारे के सारे अवतल में क्या पढ़ लिया? हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च, इनके बारे में पढ़ा है। समतल दर्पण के बारे में बहुत क्लियर है, चार बातें बिल्कुल क्लियर है। मैं जितनी दूर पे खड़ा हूं दर्पण से, उतनी दूरी पे अंदर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मैं जिस वेग से उसकी ओर बढ़ूंगा, कांच में प्रतिबिंब दुगुनी गति से या दुगुनी वेग से आते हुए प्रतीत होगा। मैं राइट हैंड उठाऊंगा तो वो लेफ्ट हैंड उठाएगा। ये पार्श्व परावर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मुझे पूर्ण प्रतिबिंब अपना देखना है तो उस कांच या समतल दर्पण की लंबाई मेरी आधी होनी चाहिए। तो वो अगर है तो वो सारे के सारे तो दाढ़ी बनाने में और ये सारा का सारा, तो आंसर अपना क्या हो गया बेटू? अवतल दर्पण, जो तुम्हारे को आंसर शीट में मिला है। मैं केवल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। डीएनए नहीं पाया जाता है। मैंने नहीं क्यों लिखा है? मैं उससे ये बच्चों को बताना चाहता था कि बच्चों को ये पता चले, ये
L2 चालू हो गया है, लेकिन मैं L1 वालों को कहूंगा कि बहुत सिमिलर जो है, कोशिका तुम्हारे भी है उनके भी है, तो कुछ सुने तो अपने को अच्छा लगेगा। तो ये मेरे को क्या लगा कि इनको, ये जो केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, लाइसोसोम जो है, ये सारे हरित लवक तो स्वयं के डीएनए होते हैं। केंद्रक डीएनए वही अपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आ जाता है। केंद्रक सुगठित किसमें होता है? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल कौन कौन है? जीवाणु, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा, अनिलरित शैवाल, इस तरह के जो बैक्टीरिया और ये होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक केंद्रक पाया जाता है। उसके अलावा विकसित वालों में ये पाया जाता है। तो मैं ये बात करना चाहता, लेकिन मेरे लिए डीएनए इसमें मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, और 70s आरएनए होता है, और एस का अर्थ जो होता है श्वेत वर्ग, वो लंबाई से संबंधित है, ठीक है ना। 50 + 30 होता है, और हर समय 2 यूनिट आपस में जुड़ती है, 2 यूनिट आपस में जुड़ती है, तो ये लंबाई कम हो जाती है, इसलिए वो 70 माना जाता है। और इनको जोड़ने वाला सेकंड लेवल वालों के लिए बोल दो, इनको जोड़ने में जो हेल्प करता है वो मैग्नीशियम आयन हेल्प करता है, दोनों सब यूनिट को जोड़ता है। ये 70s के नाम से, एस फॉर श्वेत वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आरएनए, खुद का आरएनए डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी के नाम से जाना जाता है ना, कोशिकांग, ऑर्गेनली, ठीक है ना। सेमी ऑटोनोमस मतलब अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर हरित लवक है। वो पौधों में हरित लवक है, इसमें भी खुद का डीएनए और आरएनए पाया जाता है। लाइसोसोम तो आत्मघाती थैली है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, इसमें पाचक रस या पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, लगभग 50 के आसपास होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो लाइसोसोम आत्मघाती थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया तुम जानते हो, पावर हाउस है ना, पावर हाउस, शक्ति ग्रह। लेकिन मैंने कहा नया क्या आने वाला है? सेल कौन है, बैटरी कौन है, भट्टी कौन है? तो वो भट्टी कौन है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है ना। इसकी खोज कॉलिकर ने की थी, और अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया, बायोप्लास्ट, और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। लाइसोसोम डी डुए ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है ना। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने, राइट। हरित लवक के बारे में किसने बताया था? वो तुम्हारे को लिखा है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो सारे के सारे ये चीज हो जाती है, राइट। ये पूरे के पूरे, लेकिन मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया और इन पे ध्यान में रखना था, ठीक है। ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिनका स्वयं का डीएनए होता है, वो ऑटोनोमस बॉडी की स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त शासी की तरह से वर्क करती है, वो चीज को अपने को देखना है, राइट। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया ये। अब आ जाते हैं, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है ना। क्या बनता है निषेचन के फलस्वरूप? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड जाइगोट। तो सबसे पहले अपने पास क्या होता है भाई? मनुष्य का निषेचन के फलस्वरूप बनता है, कौन मिलते हैं? शुक्राणु, ठीक है ना, प्लस अंडाणु, अंडाणु मिले है ना मादा से। फिर निषेचन की क्रिया कहां पे होती है? फिलोपियन ट्यूब में होती है। कहां होती है भाई? फिलोपियन ट्यूब में होती है। और फिलोपियन ट्यूब में होती है, ये पूछेंगे, फिलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में होती है, और अंडवाहिनी में ये मिलन होता है, और उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज। और युग्मनज से क्या बनता है भाई? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण में डिवीजन चालू होता है और शिशु का निर्माण हो जाता है। इस तरह की प्रक्रिया को अपन ने नाम दिया है। ये युग्मनज कहाँ बनता है? ये बहुत ही गर्भाशय से जुड़ाव होता है, अपरा का निर्माण होता है, प्लेजेंटा का फॉर्मेशन होता है। ये चीजें हमारे को आनी चाहिए निषेचन से संबंधित। ये हमारा ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। फिर उसके बाद वृषण में से शुक्राणु संचित होते हैं। और पहले ही बताया था कि ये आपके क्या वृषण है, आदमी का जो अंग है ना, जनन अंग या जनन ग्रंथि में सबसे पहले जो आता है, तो प्राथमिक जनन
अंग जो है वो कौन है, वृषण है, और वृषण के ऊपर अधिवृषण पाया जाता है, एपिडिडाइमिस पाया जाता है, और एपिडिडाइमिस इनका संग्रहण स्थल है यहाँ पे ये। और मैंने तुम्हारे को पहले ही बताया इसकी नली की लंबाई जो होती है ना एपिडिडाइमिस की, लगभग 6 मीटर। कितनी होती है, 6 मीटर होती है, और 6 मीटर ऊपर लपेटते जाते ये शुक्राणु का परिपक्वन काल, मैच्योरेशन फेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बढ़ते बढ़ते शुक्राणु बढ़ते बढ़ते मैच्योरेशन फेज में पहुंच जाता है और परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ संग्रहित होता है, परिपक्व होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाला था तो वो टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आदमी में, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन महिला में, और एक जब महिला के बच्चा होता है तब एक हार्मोन का और स्त्रावण होता है जिसको रिलैक्सिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो वो चीज हमारे को याद रखनी चाहिए। शुक्राशय में तो शुक्राणु एकत्रित होते हैं, शुक्रवाहिका से शुक्राणु शुक्राशय में जाते हैं, तो वो चीज अलग अलग है। मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र का निष्कासन होता है। ये शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट हर समय बोलता रहा। टेस्टोस्टेरोन या किसी भी नर हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, कौन सी सेल से होता है, लेडिक सेल से होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। और शुक्राणु का पोषण या इनका पोषण कौन करता है, दैट इज कॉल्ड सर्टोली कोशिकाएं। कौन करता है, सर्टोली कोशिकाएं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको अपने को देखना चाहिए। फिर उसके बाद में कौन सी कोशिका है जो प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है, हमारे शरीर की सेना, रक्षा करने वाली सेना जो है वो रक्त की एक कणिका है जिनको WBC। लेकिन मैं WBC में एक सेकंड लेवल वालों को केवल इतना सा बोलना चाहूंगा, ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। RBC इस तरह की कोशिका होती है, उभयावतल होती है। इसका 1 घन एक क्यूबिक सेंटीमीटर में, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपके जो मिलता है RBC की संख्या जो होती है वो 40 से 50 लाख होती है। इनका 120 दिन जीवन काल है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लामा और ऊंट में केंद्रक, उनके RBC में केंद्रक पाया जाता है, वरना किसी भी वर्टिब्रेट के RBC में केंद्रक। तो वहां पे क्वेश्चन आ जाएगी केंद्रक कहाँ किसमें नहीं पाया जाता है, तो RBC में। RBC में ऑक्सीजन को ले जाने का एक और एक माध्यम केवल कौन है, वो है RBC, क्योंकि RBC का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ऑक्सीजन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, इसलिए ऐसा होता है। WBC में मैं यही बोलूंगा कि बेसोफिल्स जो होते हैं ना, बेसोफिल जो होते हैं वो इनके पार्ट हैं अलग अलग, ग्रेन्युलर है और नॉन ग्रेन्युलर पार्ट है। बेसोफिल्स जो होते हैं वो रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। और लिम्फोसाइट जो होते हैं, कण होते हैं लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा, एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, बॉडीज का निर्माण करते हैं। तो ये चीज हमारे को समझ में आती है। बिंबाणु रक्त का थक्का जमाने में सहायक, ठीक है, इनकी संख्या 1.5 से 3 लाख होती है। WBC का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। इनका 9 से 10 दिन होता है। ये सबसे टिड्डे होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं, ये उभयावतल होते हैं ये। और बहुत अंदर चला जाए तो एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है, तो लिम्फोसाइट्स करते हैं। और ये हमारे को याद होना चाहिए किस कोशिका में, शरीर की किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो वो हमारे को मालूम है कौन है, RBC, ठीक है ना। और दूसरे दूसरे जो कोशिकांग होते हैं वो भी नहीं होते हैं, राइट ना, तो ये भी एक पॉइंट है। और बहुत मजेदार बात जो है वो रक्त वाहिनियों में अगर RBC के कण यूं बह रहे हैं तो WBC के कण यूं बहते हैं, है ना। WBC करंट और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की तरह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। ये दीवार से, रक्तवाहिनी की दीवार से WBC ऐसे चलती है और RBC इस तरह से भागती है ताकि वो रोक पाए दूसरे जो आने वाले रोगाणु उनको रोक पाए, इसलिए वो ये उनका प्रवाह इस तरह से होता है। ये टेक्निकल अच्छा पॉइंट है, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद में
रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति में के कारण से होता है? तो ये यहाँ पे किसकी उपस्थिति के कारण से नहीं होता है। हमारे शरीर में जो भी बह रहा है ये भी WBC के उनकी वजह से होता है वहाँ, ठीक है ना। बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल, अरे सर वहां पे 1 मिनट, ये बेसोफिल से ये बनते हैं, मेरे से गलती हो गई, न्यूट्रोफिल से आपके रोगाणु बनते हैं, बेसोफिल से हिपेरिन और अलग अलग प्रोटीन थ्रोम्बिन और ये फाइब्रिनोजन और ये निकलते हैं। हमारे शरीर में हिपेरिन नाम का प्रतिस्कंदक पदार्थ केमिकल बह रहा है जो शरीर के अंदर बहते हुए रक्त को जमने नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड हिपेरिन, राइट। फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये तीनों जो पार्ट है, मेरे लिए तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। और इनके साथ में और कौन होता है? कैल्शियम होता है। फाइब्रिनोजन जैसे ही निकलता है ना तो फटाफट जाल बनाता है, लेकिन जाल को जमाने का काम कौन करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम। और ये सब मिलके, आज कोई पूछे ना कि भाई रक्त का थक्का कितने से कितने मिनट में, तो अपन ने बोल रखा है 3 से 4 मिनट में जम जाता है, तो ठीक है। नहीं जमता है तो आपने क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये बनेगा, और फाइब्रिनोजन और कैल्शियम मिलके रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये तीनों रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करते हैं। हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, इसीलिए वो लिखा गया है कि नहीं के लिए दिया गया है, तो वो चीज आ गई। फिर उसके बाद में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे को, जो भी आज लगता है ना सेकंड L2 में ये लगते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन। इस तरह से वो तुम जो लाइनें याद करोगे ना, लाइन याद करना अच्छी बात है, उसका यूज करना सबसे अच्छी बात होगी। तो वो यूज करने के लिए वो जो है वो सबसे तगड़ी होनी चाहिए। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट पढ़ने में कठिनाई, मतलब वो दूर बैठा है, उसको दूर की चीज साफ नहीं दिखाई दे रही है, पास की चीज साफ दिखाई दे रही है, दूर की चीज साफ नहीं दिखाई दे रही है। मैंने कहा कि उल्टा चलना होगा, दूर मतलब निकट दृष्टि दोष, बहुत क्लियर कर दिया। और मैं सुमेलित करने में कौन से लेंस का निकट दृष्टि दोष में का उपचार करने में किसका यूज लेते हैं? अवतल लेंस, राइट। तो निकट के लिए अवतल, इसके लिए दूरदृष्टि में निकट वाली चीज नहीं, तो निकट वाली क्या है? प्लस, प्लस उत्तल लेंस। वर्णांधता लाल, हरा, नीला। मैंने क्या कहा? मोबाइल की स्क्रीन, कोई सी भी कंप्यूटर की स्क्रीन, हमारी स्क्रीन, ठीक है ना, सब स्क्रीन पे कौन से प्राथमिक रंग? लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग। ये कोई गायब होते हैं तो वर्णांधता उत्पन्न होती है। डॉल्टनिज्म के नाम से भी, जॉन डॉल्टन को भी था डॉल्टनिज्म को, और बेल को भी वर्णांधता, कभी उसको लाल रंग दिखाई देता नहीं, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड दूरदृष्टि दोष। तो ये श्याम पट्ट और इस तरह से कुछ है ना, तो लैंग्वेज बनाते हैं वो लंबी। तुम्हारे को अपना दिमाग स्थिर रख के उस लाइन को मेरे नोट से लेके आना है, राइट ना। तो ये चीज है। जरा दृष्टि दोष, हमेशा क्वेश्चन आता है कि जरा दृष्टि दोष में किसका यूज करते? द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते। इसमें अवतल, इसमें उत्तल, वर्णांधता का कोई उपचार नहीं, ये अनुवांशिक रोग है। ये कौन सा रोग है? अनुवांशिक रोग है। जरा दृष्टि दोष में सबसे पहले नीचे वाला कौन होता है? प्लस। ऊपर वाला कौन होता है? माइनस। ऊपर वाला कौन है भाई? अवतल। और ये कौन है भाई? उत्तल। ये चीज आएगी, राइट ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए, और जो देते हैं नंबर लैंग्वेज में देते हैं वो अपने इसी तरह से देते हैं। ये हो गया ये चीज। आंख किस रंग को अधिक सुगराही है? याद करना। अपन जब भी कहते ना बहुत गार्डन में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, बहुत हरियाली वाली जगह पे जाएंगे, या पानी वाली जगह पे जाएंगे, हरा और नीला सबसे जल्दी आंख लेता है, राइट ना। हरा उसमें टॉप पे है, और सबसे आंख जो सुगराई होती है वो कौन से रंग के लिए होती है बेटू? तो हरे रंग के लिए होती है। ये न पीला, न गुलाबी, न लाल, लाल तो और चुभता है। ये सबसे सुगराई ढंग से लेते हैं ग्रीन
रंग को, तो ये कुछ याद करने वाला था, वो इसलिए मैंने इसको दिया है। यदि एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस 60 सेंटीमीटर है तो ये दर्पण होगा, याद रखिए, प्लस है ना, क्या दे रहा है, प्लस। प्लस मतलब आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, प्लस मतलब उत्तल, माइनस मतलब अवतल, ठीक है ना। तो ये प्लस, फोकस दूरी से प्लस और माइनस से पता लगाएंगे कि कौन प्लस है और कौन माइनस है, मैंने लिखा रखा है तुम लोगों को। अगला पॉइंट देखिए, ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। एक होता है द्रव्यमान, जो चंद्रमा पे जाओगे तो भी नहीं चेंज होगा, किसके द्वारा कितनी जगह घेरी गई है, वो है, दैट इज कॉल्ड द्रव्यमान, ठीक है ना। वो मात्रा है, एक तरह की मात्रा है, कि कितनी मात्रा है, और ये एक तरह से मात्रा है। जबकि भार इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बल होता है। और भार जब भी बोलेगा तो वो किसके अंदर आएगा, न्यूटन में आएगा। और द्रव्यमान हर समय किस में आएगा, मात्रा है, इसलिए केजी में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और मैं यहाँ 60 किलो का हूं, चंद्रमा पे भी 60 किलो की मात्रा वही रहेगी, लेकिन मेरा न्यूटन में भार चेंज हो जाएगा, भार 1/6 रह जाएगा। मैंने जो चंद्रमा और उनके बारे में लिखा रखा है वो आप पढ़िए, तो आपके यहाँ पे क्या हो गया, 10 किलो है, मतलब क्या दिया है, एम, और वो क्या है 10 kg, तो उसके पास बाहर जाना है तो जी जोड़ना है, और मतलब मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो ये आपके कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 98, बिल्कुल परफेक्ट। इसका जो आंसर है वो 98 न्यूटन है, जो कि मैंने न्यूमेरिकल कराया था, और L1 में भी कराया, L2 में भी कराया, ठीक है ना। तो वो चीज आप देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे न्यूटन न्यूटन आ जाए तो भार और न्यूटन में, और वरना भाग दे देने का है। फिर उसके बाद में यदि दो कण निश्चित दूरी पे, बिल्कुल ये कठिन लग सकता है, और L1 वालों को भी मैंने अगर बहुत अच्छा कुछ बताया है, तो मैंने बोला था फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर। तो यदि दो कण किसी निश्चित दूरी पर स्थित है, इनकी दूरी में परिवर्तन, आर तो चेंज हो नहीं रहा है दोनों कण की, आर तो वो का वही, तो आर फैक्टर तो गया, ठीक है ना। और परिवर्तन किए बिना इन कणों की द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, कितना कर दिया, दुगुना। ये एक एक था, उसके जगह 2 × 2 हो गए, तो अभी 2 × 2, पहले एक एक था, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 2 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो लगाया गया बल कितना होगा भाई, 4 होगा, कितना होगा, 4 गुणा हो जाएगा। और अगर इसका भी आए तो वेग का स्क्वायर करना, बस इतना सा अंतर करना है ना, दुगुना कर देगा तो 4 गुना हो जाएगा, और 4 गुना कर दिया तो 16 गुना हो जाएगा। तो ये रेडियस, इनकी दूरी, रेडियस नहीं बोलते, दो कणों के मध्य की दूरी को बोलते हैं, तो वो अपने को ध्यान में रखना है। बोलो मेरी बात समझ में आती है। फिर उसके बाद में सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा बनाने वाला कोशिकांग है, क्या बना रहा है, सामान्य कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना, जटिल कार्बोहाइड्रेट बनाता है कौन, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो तोड़ता है ना, सामान्य जटिल लाइसोसोम गोल्जी का है, गोल्जी का है। कौन करेगा, गोल्जी बॉडी, दिखता उसको ना। तो वो गोल्जी बॉडी जो है सामान्य शर्करा से जटिल, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो तो आपके क्या करता है भाई, तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ के CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है ना, वो सही है। और गोल्जी का लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, ये किसका काम करता है, कैमिलो गोल्जी ने खोज करी थी, उत्सर्जन का कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। और यहाँ पे इसको प्रोटीन की फैक्ट्री नहीं बोल रहे हैं आजकल, इसको बोल रहे हैं कोशिका का इंजन कौन है,
कोशिका का इंजन कौन है? दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, है ना। और राइबोसोम के बारे में क्लॉड और पेलेडे ने बताया था। क्लॉड ने तो खोज करी थी, पेलेडे ने नाम दिया था, और लाइसोसोम डी डुवे ने बताया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं भूल चुका हूँ। तो ये प्रोटीन की ये उत्सर्जन का कार्य करता है, ठीक है ना ये। लेकिन और सामान्य शर्करा को ये इसमें भी आगे चल। सोनार टेक्निक क्या है? सोनार टेक्निक में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। और ध्वनि L1 वालों के लिए नहीं था ना, ये L2 वालों के लिए ही है। तो ध्वनि जो है, सोनार टेक्निक साउंड, एसओ में साउंड, नेविगेशन, रैंगिंग के नाम से जाना जाता है। ये पराश्रव्य तरंगे हैं। ये किसी की दूरी, वैसे तो ये समुद्र तल की गहराई के मापन में इसका उपयोग किया जाता है, वहां से पता लगाने के कितनी गहराई पे जहाज को नहीं हो। लेकिन अगर कोई पनडुब्बी आ जाए, ये पनडुब्बी आ गई और ये जहाज है, और यहां से पराश्रव्य तरंगे जाएगी, तो ये बता देगी, दिशा बता देगी, दूरी बता देगी, और उसका वेग बता देगी। धीरे धीरे रडार पे जैसे आता है ना, कहां पे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये सोनार टेक्निक है। सोनार के लिए अपना इसका उपयोग होता है। और सोनोग्राफी में इनका उपयोग होता है। साउंड का उपयोग आपके सोनोग्राफी में होता है, ईसीजी में होता है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे है इकोकार्डियोग्राफी। और इको कब उत्पन्न होता है? वो हमने इको साउंड तो याद रखना, लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, अवरोध बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाके इको साउंड डेवलप होता है। लेकिन ये ईसीजी, सोनोग्राफी, ये सारे के सारे। और आजकल छोटे कीटाणु, कीड़े वीड़े जो होते हैं चिपकली, और ये जो मैंने पिछले मेरे से जो पढ़े थे उनको मैंने उन लोगों को बताया है, ठीक है ना। तो ये मेरे जो भी नोट्स है उसमें देखे। अब जो आ गया यहाँ पे, ये देखो सोनार टेक्निक का सेकंड वही, ये बहुत ही खतरनाक और अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज कॉल्ड पनडुब्बी की स्थिति बताता है। पनडुब्बी की स्थिति बता, चाल बताता है, पनडुब्बी की स्थिति और दिशा बताता है, ये सब कुछ बताता है। स्थिति, दिशा और चाल, सोनार टेक्निक बहुत धांसू टेक्निक है। तो ये इसको बताता है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये चीज है, मैंने पहले भी बोला है, ध्वनि का उपयोग रक्त रहित ऑपरेशन में, जो भी द्रव होते हैं उनकी शुद्धता में, ठीक है ना, छोटे कीड़ों को भगाने में, और बहुत छोटे सूक्ष्म कलपुर्जे उनके सफाई में इसका उपयोग होता है। तो ध्वनि का यहाँ पे उपयोग में, ध्वनि पे जो क्वेश्चन कर, वापिस कोशिका से संबंधित कुछ आ गया है। तो ये यहाँ पे अगर देखें तो अपना जो आया, निम्न में से कोशिका डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए वापिस, ये अंतःप्रद्रवी जालिका है, वो सिंगल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे कुछ और बता देता हूँ, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, मतलब एक जालिका एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है, एकल झिल्ली। गोल्जी का एकल झिल्ली, राइबोसोम के ऊपर कोई झिल्ली झिल्ली वही है, उसके ऊपर कोई, है ना, एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। हरत हरत हरित लवक, केंद्रक, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में द्वि झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन, है ना, दो झिल्लियों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो दैट इज कॉल्ड। और डीएनए किस में पाया जाता है, अपन पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे डीएनए जो आंसर जो है वो अपना कौन है, हरित लवक, इसलिए अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांगों के नाम से जाने जाते हैं। फिर अब मैंने एक क्वेश्चन और दिया तुम लोगों को, नोवेल कोरोना वायरस के बारे में क्वेश्चन दिया, है ना। तो ये अभी बहुत जगहों पे आ रहा है। तो ये नोवेल कोरोना वायरस, पहले ही मैंने इसके बारे में बता दिया। नोवेल कोरोना वायरस से इसका सोर्स कोव 2, क्या लिखा है तुम्हारे को, सोर्स कोव 2, कोरोना जिस वायरस से फैल रहा है उसका पूरा नाम सोर्स कोरोना
है ना, COV2 के नाम से फेमस है, और सॉर्स इज इक्वल टू आपके एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये, ठीक है ना, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ठीक है ना। तो सीवियर सार्स सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो ये, और ये कैसा होता है, सिंगल कुंडलित, ये आरएनए और डीएनए तुमने पढ़े हैं, डबल वाले डीएनए, तो ये होता है सार्स कोव 2, पूरा नाम लिख देता हूँ, सार्स कोव 2 के नाम से जाना जाता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से। और इसमें एकल कुंडलित आरएनए, वायरस में ज्यादातर आरएनए, इसलिए इनको रिट्रोवायरस भी कभी कभी बोल देते हैं। तो ये चीज हमारे लिए है। अब आ जाते हैं शिशु अवस्था में, टीका लगाने के साथ साथ 1 माह के अंतराल में 3 बार दवा किसी बीमारी में से बचने के लिए पिलाई जाती है। पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, ये सबके वायरस या बैक्टीरिया याद करने। क्वेश्चन रूप पे बहुत क्लियर है, किस अंग को प्रभावित करते हैं, संक्रामक रोग ही आते हैं ज्यादातर, और नई कोई भी बीमारियां वो वायरस से ही होती है। और हमेशा याद रखें, 3 अक्षर वाली जो भी बीमारियां हैं, सामान्यतः हर का ठेका नहीं है, 3 अक्षर मतलब वो विषाणु वायरस जनित रोग है। कौन से जनित रोग है भाई? वायरस जनित रोग है। 2 और 4 अक्षर वाले जीवाणु जनित रोग हैं, और प्रोटोजोआ वाले तो अमीबॉइसिस, मलेरिया, डेंगू तो वायरस से होता है, वो 2.5 अक्षर का होता है। लेकिन ये चेचक, पोलियो अपने को दिख गए कि वायरस से जनित रोग है, ठीक है ना। डिप्थीरिया, कुकर खांसी, तो ये काली खांसी, और ये उधर देखना पड़ेगा, ये चीज मेरे को लगती है। लेकिन पोलियो का पोलियो उन्मूलन का कब हो रहा है ना, 2012 में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया। पोलियो के लिए एक स्टेटमेंट चला, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है ना, वो आपको आना चाहिए। और पोलियो पहला वो टीका है जो मुख से दिया गया, ठीक है ना, ओरल दिया गया। तो ये है, ये चीज हमारे को आनी चाहिए। अब जो आ जाते हैं, मैं देखते हैं अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि, ये इस पे मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, इस पे मुझे देना पड़ेगा। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्रावित नहीं करती है, तो ये तुम्हारे, हाँ, ये आपके मेलिटोनिन हार्मोन ये नहीं करती है। मेलिटोनिन हार्मोन जो होता है वो पीनियल बॉडी से रिलेटेड है, जिसको हम तीसरी आंख के नाम से जानते हैं, जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे जोरदार क्वेश्चन जो है, अंधे व्यक्ति जल्दी जवान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मेलिटोनिन हार्मोन का स्त्रावण कम करते हैं, उनमें कम होता है। अंधा होता है तो हर समय अंधेरा रहता है। जैविक घड़ी तो जल्दी से जवान हो जाते हैं, परिपक्व जल्दी होते हैं, मैच्योर फेज बहुत जल्दी आता है। तो मेलिटोनिन हार्मोन का काम ये होता है। प्रोलैक्टिन अपने दुग्ध ग्रंथि से रिलेटेड है। वेसोप्रेसिन जो है वो आपके मूत्र की सांद्रता से, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन से संबंधित है। और ये थायराइड ग्रंथि के लिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसको है ना TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये सब हमारे किस्से और वो याद करने हैं तुम लोगों को, तो वो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है। बहुत सीधी सी बात है। पीनियल ग्रंथि हाइपोथैलेमस में सबसे छोटी
पीनियल ग्रंथि, फिर हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, उसके बाद LSH और FSH और LTH और ये सब इसके अंदर सब। तो ये याद नहीं रखे तुम, एक इसका याद रखो पीनियल, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन, ये ठीक है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, अंतःस्रावी थायराइड, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन, वो मेंढक का बच्चा बढ़ाने, बच्चा जो होता है टेडपोल होता है, वो मेंढक में परिवर्तित नहीं होगा यदि द्रव में या पानी में आयोडीन की कमी होगी। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायराइड तापमान को नियंत्रित करता है, सारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, दैट इज थायराइड। थायरोक्सिन हार्मोन सब बड़ा गेम करता है। और गॉइटर, गलगंट और ये मेनली यहाँ पे और भी बीमारियां होती है। उसके ऊपर एच के जैसा होता है, उसके ऊपर जो बोलते हैं पैराथायरॉइड, और है ना पैराथायरॉइड में कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन हार्मोन होते हैं जो हड्डियों के निर्माण और दांतों के विकास से संबंधित है। तो ये सारे के सारे जो थे वो उधर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में अपने पास इधर यहाँ पे अगर आ गए, इधर दिल पे आ जाते तो दिल पे जो आ गए थाइमोसिन हार्मोन, तो थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। और थाइमस ग्रंथि के बारे में हार्ट के ऊपर, और उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो उम्र के साथ यौवन अवस्था तक उसका आकार बढ़ता है, उसके बाद उसके आकार में कमी आ जाती है। ये प्रेरणा का स्रोत है, एंटीबॉडीज के निर्माण या उनको प्रेरित करता है कि ये रोगाणुओं और बाहर से जो भी रोगाणु आ रहे हैं उनको नष्ट करने की प्रेरणा जो देती है वो थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि के बाद में यहाँ पे जो आ गया वो कौन है, तो अग्नाशय, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में जो विभिन्न विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को लेगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं कहते हैं। उनमें अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा, है ना, इस तरह की कोशिकाएं होती है। अल्फा से ग्लूकोगोन, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, और बीटा जो होती है वो, ठीक है ना, बीटा बीटा कोशिकाएं जो होती है जिससे मधुमेह रोग हो जाता है, तो वो हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, और इंसुलिन बीटा से होता है। बीटा ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है तो आपके ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो उससे मधुमेह रोग हो जाता है। और उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। तो वो चीज हमारे को आनी चाहिए। तो वो कुछ बोला गया है तो उसको देखा जाए। तो उसके बाद में ये तीन लेगरहैंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बीटा बहुत ही, और आपके सोमेटोस्टेनिन डेल्टा, और उससे होता है वो कभी आता नहीं है, वो दोनों में संतुलन बनाने का काम करता है। वो चीज आ गई। फिर उसके बाद में अपने एड्रीनल हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, और उसके नाम से जानते हैं, वो जनन वाले तो मैंने कुछ बात कर ही ली है, ठीक है ना। तो उसके बाद में आ जाते हैं ये चीज। यहाँ पे मैं क्या बात करूं, यहाँ पे देखा जाए तो देखते हैं उसके बाद क्या, 1 मिनट में बड़ा कर दूं तो यहाँ पे आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। पहली टॉप का क्वेश्चन है, विटामिन सी के टॉप क्वेश्चन, विटामिन सी दूध, अंडा, इनमें नहीं होता है। खट्टा थोड़ी है, तुम दूध से दही बनता है, लैक्टिक अम्ल मत सोच लेना। तो वो विटामिन सी एक नहीं है, आयरन नहीं मिलता, आयरन नहीं मिलता है। सामान्यतः बोला जाता है दूध, मांस, मछली, अंडे में सब कुछ होता है, ये नहीं होता है, राइट। विटामिन सी, इसलिए इसका ऑप्शन सी से। लेकिन सी पे एक तगड़ा क्वेश्चन है, हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, और हर फल जब कच्चा होता है तब उसमें विटामिन सी जरूर होता है। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी हर बीमारी से लड़ने में या हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। विटामिन ए, आंखों का विटामिन, आंसुओं का विटामिन, आंख, किसी की भी आंख आ जाए, बस आंख इज इक्वल टू विटामिन ए,
ठीक है ना, इसलिए इसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। और आयरन इज इक्वल टू, तो आप वो मेटल है, और आयरन से तो हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन या रक्त के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में सहायक है। तो विटामिन डी, इसको हार्मोन का विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी ऐसा हार्मोन है जो शरीर में एकत्रित होता है, शरीर में बनता है ना। शरीर में बनने वाला विटामिन कौन? विटामिन डी, विटामिन के, ये दो विटामिन है जो हमारे शरीर में बनते हैं, और उस शरीर में संग्रहित रहने वाले विटामिन ए, डी, ई के हैं। जबकि मैंने गाली देख के बताया था, बीसी इज इक्वल टू आपके क्या है, वो शरीर में एकत्रित नहीं होता है और मूत्र के द्वारा त्याग दिया जाता है। एमजी क्लोरोफिल में मिलता है, ठीक है ना। एमजी अभी मैंने बताया दो, और राइबोसोम की यूनिट को जोड़ने का भी काम करता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के निर्माण को नियंत्रित करता है। तो ये चीजें हैं। और दूध को संतुलित आहार इसीलिए नहीं माना गया क्योंकि इसमें ये चीज नहीं थी, तो ये चीज हो गई। तो उसके बाद में हम आ गए मूत्र का असामान्य घटक। मूत्र के बारे में कुछ बातें बोल दूं टॉप। जब ये क्वेश्चन आया है इसी तरह से तैयारी करें, आजू बाजू के क्वेश्चन जरूर देखें। मूत्र में सबसे 2.6%, 95% जल होता है, 2.6% यूरिया होता है, और 1.5% खनिज लवण होते हैं। ये इतना तो याद होना चाहिए। खनिज लवण में कैल्शियम और क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, है ना, ये सब आपके मिलते हैं जो जनरल लवण होते हैं। यूरिया हम रोजाना 25 से 30 ग्राम का उत्सर्जन करते हैं मूत्र के द्वारा, इसीलिए हमारे को, ठीक है ना, यूरियोटेलिक के नाम से जाना जाता है। मनुष्य कैसा होता है? यूरियोटेलिक। यूरिया जहर है, एक नाइट्रोजनी उत्सर्जन तंत्र किसको बोलते हैं? जो नाइट्रोजन अपशिष्ट को निकालता है। तो ये चीज है। ये क्रिएटेनिन और क्रिएटेनिन हमारे शरीर में 0.5% होते हैं। इसके अलावा अपन हिप्पूरिक एसिड ले ले, अमोनिया ले ले, मैंने सबके परसेंटेज लिखा है। 0.5, अमोनिया केवल 0.25 होता है। लेकिन क्रिएटेनिन भी है, यूरिया भी है, लेकिन एल्बुमिन तो रक्त में पाया जाता है, एल्बुमिनस, इसलिए इसका आंसर स है। और सोडियम वोडियम, अभी मूत्र में 3 क्रियाएं होती, तो मैंने अभी बोला, छानने की प्रक्रिया और ये होती है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है भाई? लीवर हमारी सबसे बड़ी बाह्यस्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। और बाह्यस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि बाह्यस्त्रावी है। जनन ग्रंथि और अग्नाशय, पेनक्रियाज, ये आपकी मिश्रित ग्रंथियां हैं। ये टोटल टॉप में क्वेश्चन आते हैं कि मिश्रित ग्रंथि कौन है। तो ये आपको मूत्र के असामान्य घटक एल्बुमिन, बाकी सब मिलता है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद यहां पे अगर हम देखें, रक्त दाब को नियंत्रित करता है कौन? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड करती है। संकट काल में हृदय की धड़कन को बढ़ना, हृदय है ना, एड्रिनल हार्मोन है, ठीक है ना, एड्रिनलिन हार्मोन है, वो सारे के सारे स्त्रावित होते हैं। हार्ट बीट बढ़ी, रक्तदाब बढ़ा या कम हुआ, सांस का चलना, श्वसन, ये सब किससे रिलेटेड है बेटू? उसको नियंत्रित करता है। तो दैट इज कॉल्ड अधिवृक्क ग्रंथि। अवटु ग्रंथि तो अपने बोल ही दिया, है ना, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन। पीनियल ग्रंथि मेलिटोनिन, रंग को परिवर्तित, वो कंग्रेटिया होता है ना, गिरगिट, वो रंग चेंज करता है, वो पीनियल ग्रंथि की वजह से। और थाइमस ग्रंथि मेरे का प्रेरणा देती है किसी को भी मारने के लिए, रोगाणुओं को मारने के लिए। अधिवृक्क संकटकालीन हार्मोन और करो या मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं अपने पास जो आ जाता है
अगला जो आ जाता है यहाँ पे जो लिखा गया है, श्वसन को नियंत्रित करने, समस्त अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और अनुमस्तिष्क, शराब पिए हुए व्यक्ति का शारीरिक संतुलन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? तो वो किसके कारण से नहीं बनता है बोलो? अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को करने के, दौड़ना, भागना, है ना, लिखना, छोड़ना, पकड़ना, ये सब किससे संबंधित होती है भाई? अनुमस्तिष्क। शारीरिक संतुलन को नियंत्रित कराने वाला कौन है? इसलिए बोला शराब पिए व्यक्ति अपना शारीरिक संतुलन नहीं बना सकता, क्योंकि अनुमस्तिष्क थोड़ी देर के लिए, क्या, थोड़ी देर के लिए अक्रिय हो जाता है जब तक शराब का असर रहता है तब तक, इसलिए, है ना। और प्रमस्तिष्क समस्त उच्चस्थ क्रियाओं को, जीवन में कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होना कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, अनैच्छिक, ये तो केवल मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाना, और ये मीडिएटर का काम करता है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु अलग चीज हो गई। प्रमस्तिष्क इसमें टॉप पे है। विद्या, ज्ञान, वाणी, विद्या, ज्ञान, वाणी, ठीक है ना, बोध, तर्क शक्ति, योजना शक्ति, अनुभव, ठीक है ना, ये सब को नियंत्रित करता है कौन? प्रमस्तिष्क नियंत्रित करता है। ये समस्त उच्चस्थ क्रियाओं को, दुनिया में सारी चीज जो अपन याद रख पाते हैं, तर्क शक्ति, वो ये करता है। तो ये इनके कुछ है जो मैंने बताया। ये कुछ मैं बहुत जगह पे आया, टाइडल और, है ना, रेसिडुअल और टाइडल वॉल्यूम। फेफड़ा कितना सामान्य रूप से ले पाता है आयतन को बिना सांस लिए, तो वो दैट इज कॉल्ड 500 ml होता है। ये डेटा याद रखना है, सर ने लिखाया भी होगा तो ये, लेकिन ये हम देखते हैं हम लोग कि क्या कर पाते हैं। रुधिर में ऑक्सीजन का, अब देखो लिखता ही आदमी ने, चलो खैर, ये यहाँ चेंज करना था सब उन्होंने, दैट इज कॉल्ड, ये बच्चों तुम राइट ही नहीं कर सकते। ये इरिथ्रोसाइट इज इक्वल टू क्या है बोलो? आरबीसी। क्या है? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, यहाँ पे गलत छपा हुआ है। एक थ्रोम्बोसाइट इज इक्वल टू बिंबाणु को बोलते हैं, ठीक है ना। लिम्फोसाइट तो डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, ठीक है ना। एक ल्यूकोसाइट था, ये पूरा ल्यूकोसाइट होना था, ये डब्ल्यूबीसी था। ये डब्ल्यूबीसी का पार्टिकल था जो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा, रुधिर में ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन ले जाएंगे? इरिथ्रोसाइट ले जाएंगे। ये मैंने उनके दूसरे नाम लिख के प्रदर्शित किया है कि कभी कभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ऐसा नहीं दे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो आ गया, ये अपने जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो जन्म से अंधे और बहरे बच्चे में मस्तिष्क के किस भाग का विकास नहीं हुआ? मध्य मस्तिष्क। सबसे छोटा मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क, सबसे बड़ा मस्तिष्क प्रमस्तिष्क, ठीक है ना। याद रखने का, सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है ना, वो सेरिब्रम, ठीक है ना, सबसे बड़ा, ठीक है ना। प्रमस्तिष्क सबसे, मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा, और चार होते हैं, चार लूप्स बने होते हैं, दो आंखों से रिलेटेड होते हैं, दो कान से रिलेटेड होते हैं। सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क। अनुमस्तिष्क शरीर को संतुलित रखने का काम, प्रमस्तिष्क समस्त इच्छिक क्रियाओं को, मेरुरज्जु इज इक्वल टू ले जाना लाना, है ना, संवेदनाओं को ले जाना। अगर प्रमस्तिष्क का विकास नहीं होगा तो बच्चा मंद बुद्धि का पैदा होगा और बोलने में असमर्थ होता है। अगर बच्चा जन्म से, इसका मतलब है उसके प्रमस्तिष्क में गड़बड़ी है, बोल नहीं पाता है, तो ये इसमें गड़बड़ी होती है, ये चीज। अब आ गए
शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला, बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया, हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को प्रधान ग्रंथि का प्रधान, ठीक है ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सी ग्रंथि है जो तापमान को नियंत्रित करती है? थायराइड ग्रंथि। मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है? वो कौन करता है भाई? तो वो याद रखना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर ही कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। रक्त, रक्त, ये सब मनुष्य में पाए जाने वाले कंकालीय ऊतक हैं। मतलब ऊतक है, कंकाली तो एक अलग है। कंकाल तंत्र हड्डियों और अस्थियों और उपास्थियों से संबंधित है। उपकला उत्तर है एपिथेलियल टिश्यू, जो त्वचा, जो भी हमारे शरीर की ऊपरी कवच, अंदर अंगों के आंतरिक और बाह्य आवरण जो है, वो उपकला ऊतक से बने होते हैं। सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है इसका। कंकालीय ऊतक, पेशीय ऊतक मसल से रिलेटेड है। मसल्स रेखित, अरेखित, हृदय, ये 3 प्रकार की होती है। कार्डियक मसल में लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है, इसलिए उसमें थकान नहीं होती है, और जिस दिन थक जाता है उस दिन फोटो आ जाता है ना। और रेखित ऐच्छिक पेशियां इज इक्वल टू रेखित हाथ पैर की, और अनैच्छिक पेशियां जो होती है वो आपके, तो पेशी ऊतक इतनी तरह के होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक रक्त को बोलते हैं। मांस पेशियों को कोमल या मृदु संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है, और हड्डियों को कठोर संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो मैं इतना ही बोल पाता हूं, वरना ऊतक तो बहुत ही दासु है, ठीक है ना। तो ये चीज पढ़नी चाहिए। ये क्वेश्चन जो मुझे लगा कि वैसे तो हजारों क्वेश्चन है, मैंने बहुत कुछ बोला है, तो बोलने की कोशिश भी करी है। रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने पर कौन अपना काम नहीं कर पाता है? कौन अपना काम नहीं कर पाता है? तो याद रखिए, यहां पे हृदय जो है, रक्त में यूरिया होता है, तो वो कहीं पे भी जाए, मस्तिष्क में चला जाए, यकृत में चला जाए, ठीक है ना, वृक्क में चला जाए, ठीक है। वृक्क और यकृत तो दोनों यूरिया से ही संबंधित है। ब्रेन पे ज्यादा असर होता नहीं है, होता है कुछ असर, लेकिन अपना काम नहीं कर पाता है बहुत अच्छी तरह से। वो कौन है? हार्ट। मृत्यु हो जाएगी। ये हार्ट इसका आंसर था, ये थोड़ा ध्यान रखना था। अब जो आ जाते हैं, माता पिता के रुधिर में, ठीक है, नंबर 8, यदि माता पिता में, ये कुछ गलत लग गया है ना, 8 कहीं से आ गया, वो 8 ये वाला आ गया, ठीक है ना। तो यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी और दूसरा ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग, मैंने पहले ही बोला, यहां पे अगर हम देखें, तो मैंने तुम लोगों को बताया, माता और पिता का जब भी आ जाए, तो यहाँ पे इस तरह से एक तो ए बी है और एक ओ है, तो मैंने कहा कि ए बी है तो आई ए आई बी, और ओ है तो आई आई से मैंने तुम्हारे को डिनोट करना, L1 L2 दोनों को सिखाया, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा? आई ए आई बी आई, और आई ए आई, और आई बी आई, मतलब साहब आई ए इज इक्वल टू ए ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप, तो 50% तो बनेगा ए, ठीक है ना, और 50% बनेगा बी। मतलब इससे केवल क्या बनता है? ए और बी ही बनने की संभावना है। ऐसे कुछ भी संभावना निकालनी हो तो मैंने तुम्हारे को इसके बारे में बताया है। ये चीज हो चुकी है। आप देखते हैं, निम्न में से कौन
अनुवांशिक रोग नहीं है। कौन नहीं है? ये हाँ या नहीं, ये नहीं था यहाँ पे। निम्न में से अनुवांशिक रोग नहीं है, कौन नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अनुवांशिक रोग कौन कौन से? बहुत सारे। फिलाडेल्फिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना, तो मंगोलिज्म, बहुत सारे हैं। एक्स वाई हार्मोन में नंबर ज्यादा या कम हो जाते हैं। टॉप के अगर ले, टॉप के जो नॉर्मल आ रहे हैं, थैलीसीमिया कौन सा रोग है? वो बच्चे छोटे जिनके अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण नहीं होता है, वो थैलेसेमिक कहलाते हैं। तो अस्थि मज्जा में जिनका रक्त का, उनके हर 3 महीने में रक्त चेंज होता है, वो थैलीसीमिया अनुवांशिक रोग है। अभी मधुमेह को डाल दिया है, डायबिटीज को डाल दिया है। आजकल डायबिटीज बहुत क्वेश्चन में आता है। एड्स नहीं है, HIV वायरस से होता है, इम्यूनो, है ना, और ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है। ये वायरस की डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया में तो क्या हो जाता है? RBC ऐसी हो जाती है ना, चंद्रमा या दांतली जैसी हो जाती है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया। ये तीनों जो है, ये तीनों जो है वो अनुवांशिक रोग है। एड्स अनुवांशिक रोग नहीं। फिर उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं मालूम हो कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और ये प्लस माइनस तो अपने, ठीक है ना, जो भी अलग अलग, और चलो मैं, दुर्घटना युक्त व्यक्ति को रक्त समूह नहीं मालूम हो, ज्ञात नहीं है, या खुद को मालूम नहीं हो, और डॉक्टर के आपको रक्त चढ़ाना है, तो ऐसी या इस स्थिति में नहीं हो कि वो बता पाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो था वो ऑप्शन क्या है? O-, ठीक है ना, वो चढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन काफी बार आया है। मजेदार, क्या टाइम हो गया, कितना पढ़ा दिया इतना। तो यहाँ पे कितना, 1-1.5 घंटे की हो गई? तो हो गई, चलो खैर, जो भी देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये प्रकाश के स्पेक्ट्रम में, ये बताना चाहता हूं स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये वर्ण विक्षेपण में पढ़ा हम लोगों ने, ये इधर से इधर, इधर इधर इधर, ये वर्ण विक्षेपण हो गया, और यहाँ पे लिख दिया गया विबग्योर। क्या लिख दिया गया? विबग्योर। तो मध्यमान रंग जो था वो अपना मध्य कोण पे रंग होता है, उसको मध्यमान रंग, और वो कौन सा है? पीला। लेकिन इंद्रधनुष जो है, क्या है? इंद्रधनुष जो है, उसमें जो रंग आ रहा है ना, इंद्रधनुष का रंग, वो इंद्रधनुष का रंग जो है, इंद्रधनुष का मध्य रंग ग्रीन है। लेकिन वर्ण विक्षेपण का मध्य कोण पे बनने वाला रंग या स्पेक्ट्रम कहलाता है, उसका मध्यमान रंग कौन होता है? तो ये हमेशा कौन होता है? पीला। इसके मध्य कोण पे जो बनता है वो पीला होता है, और इंद्रधनुष का मध्य रंग जो होता है वो ग्रीन। मैंने इंद्रधनुष के बारे में सब लिखा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष कौन होता है, जिसमें लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे बनता है, और उसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, तो वो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष वो होता है जिसमें बैंगनी रंग ऊपर और लाल रंग, और वो धुंधला दिखाई देता है, वो अच्छा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, और वो आपके उसको 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं। ये चीज है। फिर उसके बाद में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। मैंने ये क्वेश्चन डाला है जबरदस्ती में, ये आ जाता है, अभी बोला मैंने इंद्रधनुष के बारे में, अपवर्तन परावर्तन। अगर अपवर्तन और परावर्तन दोनों आ रहे हो
तो वो आंसर है। लेकिन अपवर्तन परावर्तन मिलके बनाते कौन है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जब वर्ण विक्षेपण आंसर ना हो तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसका आंसर होगा। ये पूर्व मैंने सही करवा दिया था, अभी इसमें पीपीटी में सही बनाया नहीं, ठीक है ना। परावर्तन और ये प्रकीर्णन हमेशा बोलते हैं फैलाव, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फैलने की प्रवृत्ति सबसे, मैंने बहुत सारी कहानियां तुम्हारे को सुनाई है, तो उनमें एक ये है। अब आ जाते हैं, देखें तो ये है, यदि वस्तु पूर्ण लंबाई 1 मीटर हो तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया है कितना चाहिए, आधी लंबाई होनी चाहिए कांच या दर्पण की, जिससे अपने को पूर्ण रूप से देखा जा सके। ये हमेशा ये लॉ है, ये ध्यान रखने का है, ये चीज को आप समझिए। ठीक है ना। अब 1 मिनट, वो गायब हो गया। तो वेरी गुड, फिर से गड़बड़ होगी। ये बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया। लिफ्ट के, यदि लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर असमान गति त्वरण चेन में परिवर्तन आना चाहिए, समान त्वरण नहीं होना चाहिए। अगर यहां लिखा आता समान गति तो उस व्यक्ति के भार में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जब ऊपर जा रहा है, तो मैंने बहुत सारी कहानियां सुनाई है, ऊपर जाता है तो एक नीचे आभासी बल और लगता है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में, जी के साथ में एक और बल लगता है जिसको आभासी बल, गति के विपरीत एक बल लगता है, तो नीचे की तरफ खींचता है तो भार में वृद्धि होती है। लेकिन यही लिफ्ट अगर नीचे की तरफ आती है तो ऊपर की तरफ एक, ऊपर से कूदोगे तो ऊपर एक खींचने वाला बल और होगा, वो आभासी बल उल्टा लगता है, तो भार हल्का हो जाता है। और अगर तार टूट जाए तो वो व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। क्या करता है? भारहीन महसूस करता है। तो व्यक्ति के भार में यदि लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो वृद्धि हो जाएगी, तो इसका आंसर ये वृद्धि था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आ जाते हैं, वायु की अनुपस्थिति में एक व्यक्ति कुतुब मीनार से पंख और पत्थर को फेंके। वायु की स्थिति, वायु है और फेंकेगा तो पंख तो बाद में आएगा, भारी चीज पहले पहुंचेगी। लेकिन वायु की अनुपस्थिति लिखा मैंने, क्या लिख पाता था मैं? निर्वात। निर्वात में अगर रहे तो भली भार, गुरुत्वाकर्षण का नियम ही कहता है कि वस्तु के भार से कोई लेना देना नहीं होता है। यदि, ठीक है ना, वायु नहीं हो या निर्वात हो तो इस स्थिति में दोनों एक साथ पहुंचेंगे। फिर उसके बाद जो आ रहा है ये एक्चुअल में ताप से रिलेटेड था और मेरे को ये बिल्कुल कराने का था, मैंने बहुत अच्छा इसको बताया है। मैं अभी भी बता देता हूं, फॉरेनहाइट और उसके अंदर क्या रिलेशन है। सी बटा हुआ 100, 100 इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक थर्मामीटर के 100 पार्ट बनाते हैं, एक के 10 पार्ट। फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 32/180 पार्ट होते, ठीक है ना। और ये बनता कैसे, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में पहुंचने के लिए जो बनता है उसको मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो मेरे से पहले पढ़े हैं और सर ने पढ़ाया होगा, बिल्कुल मैं सोचता हूं कि बिल्कुल ही पढ़ाया होगा। और प्लस -273/100 ये आपके होता है, ये लॉ है, ये कोई से भी किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया, मेरे को तो ये चाहिए था और इसको डायरेक्ट ही बोल देते। सो ये 9 है, ये 5 है,
तो F बराबर जो आता है, किसी को भी फॉरेनहाइट में चेंज करना होता है तो 9 ऊपर चला जाता है, तो 9/5, ठीक है ना, सेंटीग्रेड इंटू C और प्लस 32, ये इसका फॉर्मूला बनता है। और जब ये फॉर्मूला बनता है, अब मैंने दे रखा है तुम्हारे को 5 डिग्री, कोई को किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो 5 डिग्री तो मैं 5 कर दूंगा, तो ये 5 और यहाँ पे भी 5 और ये 9, 5 से 5 कट गया, प्लस 32 जोड़ा, 32 में 9 जोड़े तो कितना आ गया, 41। कितना आ गया, 41 फॉरेनहाइट इसका आंसर हुआ। और अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना हो तो ज्यादा माथाफोड़ी करना मत, 273 में आपके सेंटीग्रेड को ऐड कर देना, ठीक है ना, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी केल्विन में करने के लिए सेंटीग्रेड के अंदर 273 जोड़ देना, तो पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। ये मैंने जल्दी से बता दिया, ये फॉर्मूला वो है, किसको किस में चेंज करना है उसकी बात आ जाती है। फिर उसके बाद जल में, ये बहुत बार क्वेश्चन, अनंत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं तीनों की एक साथ ही बात कर देता हूं। कभी भी सूर्य का प्रकाश आता है, उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसके उष्मा के प्रवाह के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको बोलते हैं विकिरण। तो ये किसके लिए भाई, सूर्य के प्रकाश के लिए। किसके लिए है, सूर्य के प्रकाश के लिए है। संवहन हमेशा द्रव और गैस के लिए लागू होता है, मूलतः द्रवों के लिए ज्यादा, संवहन द्रव और वायु मान ले, उनमें बहने के लिए जब उष्मा बहती है तो उसमें एक कण दूसरे कण से टकराता है और कणों के भागने से, स्थान परिवर्तन से होता है, इसलिए संवहन के नाम से जाना जाता है। जबकि ठोस में, धातुओं में, ठोस भी कौन, धातुओं में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको चालन के नाम से। ये 3 क्वेश्चन आते हैं जो तुम लोगों को ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, पावर हमारी गायब हो चुकी है, इसलिए फिर मैं बता देता हूं और बिल्कुल क्लियर आंसर। एक न एक क्वेश्चन जो होगा ना L2 में, वो आपके इनके जो भी विमाएं होती है या इकाई होती है, यूनिट जो होती है, वो आएगी ही आएगी। और यहाँ पे कौन सा क्या था, बस मैं तो एक बता देता हूं, 1 न्यूटन बराबर, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बराबर इतने डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। ये तो यूनिट की बात है, और मैं वापस बोल रहा हूँ यूनिट जरूर आएगी। ये बहुत धांसू क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो यही है, ठीक है ना। याद रखना, ये इसीलिए लिखा है कि तुम ध्वनि के ऊपर पूरा काम करो। मैं बहुत बात करता हूं, डेसिबल बहुत आता है, डेसिबल बहुत आता है, और यहां पे ध्वनि का वेग प्रति सेकंड 332 है ना, वायु में प्रति सेकंड है, तो वायु ये भी आएगा इटसेल्फ, ये क्वेश्चन भी आएगा, वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए। साला जीवन में दाब को कितने दुगुना कर दो, तापमान स्थिर हो, तो दाब का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ध्यान रखना, तापमान स्थिर रहता है, लिखा नहीं गया लेकिन वो अपने आप ही हो गया, ठीक है। तो दाब का कोई ध्वनि के वेग पे कोई असर होता नहीं है, वो उसी समय रखा गया है जब टेम्परेचर है, तो इसका न डबल होगा न कुछ होगा, हमेशा वही रहेगा। ये इसलिए दिया गया है, मैंने इसलिए इसको चूज किया है।